Here, today's topic is how to solve the contract paper. LLB first sem. Okay, 3 year degree course. Contract first. तो आप सबको मालूम है थ्री दिस पेपर इज ऑफ 3 hours and this paper is of 80 marks. Okay, so how that solve questions? Firstly, listen the condition. Solve in all the 7 question, including question no one, no question number one, which is compulsory and carries 20 marks. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो कंपलसरी रहता है और एक जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क का रहता है, बराबर है। इसमें अपने को कितने सॉल्व करने पड़ते हैं? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर। अपने को दिए हुए कितने रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिए हुए रहते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 4 और 3 7 दिए हुए रहते हैं। 7 में से अपने को 4 सॉल्व करने पड़ते हैं, बराबर है, 3 छोड़ देने पड़ते हैं। तो ये जो 4 है ये रहता है 20 मार्क का। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? 5 मार्क का, बराबर है। तो ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया, राइट। और दूसरे जो क्वेश्चन है वो रहते हैं 10। 10 में से अपने को सॉल्व करने पड़ते हैं, बोलो, 6, बराबर है। हेलो, 10 में से 6 सॉल्व करने पड़ते हैं। 11 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। 11 में से अपने को सिर्फ कितने सॉल्व करने पड़ते हैं? 7 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें कि 1 कंपलसरी, यानी ये 10 में के अपने को 6 सॉल्व करने पड़ते हैं, बराबर है। और ये 20 मार्क का रहता है, बराबर है। ये पहला क्वेश्चन 20 मार्क का रहता है और इसमें से जो सब क्वेश्चन है वो 5 मार्क के रहते हैं। 5 4 20। तो अभी बचे कितने? 60 मार्क्स। तो ये बाकी जो क्वेश्चन है ये कितने रहते हैं? 60 मार्क के। 6 मार्क के, यानी एक एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा बोलो? या वेरी गुड, 10 मार्क का। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 10 मार्क का। ओके, तो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर। कौन से भी 4 इस पे हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, कौन से भी 4 क्या करना है हमको? सॉल्व करना है। पहला है प्रॉमिस, सॉरी, पहला कौन सा है? प्रॉमिस है, पहला है प्रॉमिस। दूसरा है माइनर्स एग्रीमेंट। कोई तो आया, उसको लेंगे पहले। हम्म, धनराज। हाँ तो पहला कौन सा है? सॉरी, विच इज फर्स्ट? हाँ, पहला कौन सा है? प्रॉमिस। दूसरा कौन सा है? माइनस एग्रीमेंट। तीसरा कौन सा है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ कौन सा है? वाइड एग्रीमेंट। फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर ऑफ द परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी प्रॉमिस। ओके, सबसे हम पढ़ेंगे प्रॉमिस। तो आपके पास किसकी नोट्स है? सोनी की है क्या? कौन सी है? सोनी का नोट्स किस किस के पास है? सोनी का नोट्स किस किस के पास है? जल्दी बोलो, यस और नॉट। हेलो, हाँ, सबके पास सोनी के नोट्स है क्या? अरे हाँ बोलो, नहीं बोलो ना, कुछ तो बोलो। बाकी तो आपके पास नहीं है। सोनी के नोट्स किस किस के पास है? जल्दी बोलो। हॅलो, सोनीच्या नोट्स नाहीत का कोणाकडे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। प्रॉमिस का जो ये है, हम क्या पढ़ेंगे? क्रोम पे जाके जो प्रॉमिस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, मोबाइल का मी कॉन्ट्रॅक्ट का नाही सोनीचा आहे, सोनीचा आहे। पण सोनीचं घेतल्यापेक्षा आपण डायरेक्ट गुगलवर जाऊन हे करू, कारण गुगलचं पण तेच राहते आणि बाकीच्या नोट्स सुद्धा तेच आहे। काही काही जास्त घाबरायचं काम नाहीये। गुगलच्या नोट्स आणि आपल्या ज्या नोट्स आहेत त्या सारख्याच आहेत, है की नाही? फक्त भाषा, परंतु ते सेक्शन्स वगैरे आर्टिकल्स तर ते आहेतच, है की नाही? कारण सगळ्याजवळ वेगवेगळ्या नोट्स आहेत, त्यामुळे आपण वेगवेगळ्या नोट्स काय एक एक सोबत आणू शकत नाही ना। तर आता प्रॉमिस, काही घाबरायचं काम नाही। गुगलवर पुस्तक नसताना गुगलवर जायचं आणि याच्यावर टाकायचं, क्रोमवरती टॉपिक टाकायचा, सगळं आपल्याला भेटते। ओके, प्रॉमिस, प्रॉमिस,
इन कॉन्ट्रैक्ट, ये टॉपिक डालने का वो आ गया अभी, प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी हम ये स्क्रीन अभी अपनी चालू करेंगे। हाँ, दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन दिसते? यस और नॉट? हाँ, ठीक आहे, तो अब चालू करेंगे। तो देखो, प्रॉमिस, आता प्रॉमिस कशाला म्हणायचं? अ फर्म ॲग्रीमेंट टू परफॉर्म अन ॲक्ट, refrain from the acting or make a payment or delivery. In contract law, this exchange the promises. Each promises is consideration a valuable item for other promise. तो प्रॉमिस मतलब क्या है? एक प्रकार का एग्रीमेंट है। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये कॉन्ट्रैक्ट का जो ये है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस मतलब क्या? गूगल से, promise is a firm agreement to perform an act, refrain from acting to or making a payment or delivery. In contract law, if the parties exchange promises, each promise is a consideration, a valuable item for other promise. तो हम लॉ में अगर स्टडी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर स्टडी करेंगे, तो पार्टीज क्या करती है? एक्सचेंज करती है एक दूसरे को प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस म्हणजे वचन, मैं आपको ये देती हूँ तो आप मुझे ये दो। सेल में हम जाते हैं, सेल में जो रहता है वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो प्रॉमिस हो गया, है ना? सेल में 300 रुपए की साड़ी लिखा हुआ रहता है कि 300 रुपए की साड़ी, 800 रुपए की जो साड़ी है वो 300 रुपए में, 300 रुपए में 2 साड़ियाँ, 300 रुपए में 5 साड़ियाँ, ऐसे कुछ प्रॉमिस रहता है। तो हम क्या करते हैं, सेल में जाते हैं और सेल में वो साड़ियाँ खरीदते हैं, बरोबर है? तो हमारे अंदर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर है? लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसका हो गया? प्रॉमिसेस का। मैं आपको चीज देता हूँ, आप मुझे पैसे दो। ईच प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन। हर प्रॉमिस में क्या होता है? कंसिडरेशन होता है, मुबदला होता है, आपको कुछ ना कुछ उसमें मुबदला वहां पे मिलता है, वैल्यूबल आइटम फॉर अदर प्रॉमिस। ठीक है, और दूसरे प्रॉमिस के लिए भी क्या होता है? उसको वैल्यूबल आइटम मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको साड़ी दी, आपने मुझे पैसे दिए, तो ये क्या हो गया हमारे अंदर? क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। तो व्हाट इज अ प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिस क्या बोलते हैं? प्रॉमिस सेक्शन 2/1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 के कायदे के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिफाइंस अ प्रॉमिस। प्रॉमिसेस को क्या किया है? एक डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal becomes an accepted proposal. बघा, खूप सोपं आहे। वेन द पर्सन टू whom the proposal is made, जेव्हा कधी एखादा व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसाठी प्रपोजल तयार करतो। प्रपोजल म्हणजे काय होते? प्रस्ताव। प्रपोजल म्हणजे प्रस्ताव। जेव्हा एखादा व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीसाठी काय तयार करतो? प्रपोजल तयार करतो, प्रस्ताव तयार करतो, तर तो प्रस्ताव तो व्यक्ती कसा तयार करतो? सिग्निफाईज हिज असेंट देअर टू, म्हणजे त्याच्या इच्छेनुसार, आणि त्याच्या इच्छेनुसार असलेला जो प्रपोजल आहे, तो प्रस्ताव तो काय करतो? साइन मारतो। द प्रपोजल बिकम्स एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, और वो प्रपोजल कैसे हो गया? फिर एक्सेप्टेड हो गया, बराबर है? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब कभी वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तब वो क्या होता है? प्रॉमिस होता है। अगर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा, आपने उसके ऊपर साइन नहीं की, तो प्रपोजल एक्सेप्टेड होगा क्या? बाय द बोथ पार्टीज, यस और नॉट? नो, राइट। द प्रपोजल क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड अगर होना है, तो दोनों की क्या होना उसके ऊपर? सिग्नेचर होता, बराबर है? जब दोनों की सिग्नेचर होंगी, जब वो एक्सेप्टेड होगा, तो वो क्या होगा? एक प्रकार का प्रॉमिस होगा। ठीक है, तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट? हम उसके अगर एग्जांपल देखेंगे, ओके, एग्जांपल देखेंगे प्रॉमिस के, तो क्या है? गॉर्डी इज द प्रॉमिसर बिकॉज ही प्रॉमिस टू सेंड द मोंगो टू डांस एट द पार्टी। फॉर एग्जांपल एक देखेंगे यहाँ पे, एक ग्रॉडी नाम का एक प्रॉमिसर है जिसने प्रॉमिस किया। क्यों प्रॉमिसर है? ही प्रॉमिस टू सेंड द मोंगो टू डांस एट द पार्टी। उसने मोंगो को डांस करने के लिए भेजा, कहाँ पे? पार्टी में। मिस्ट्री इज द प्रॉमिस बिकॉज सी इज ऑन द बेनिफिटिंग एंड ऑफ द प्रॉमिस। तो मिस्ट्री क्या है? एक उसकी प्रॉमिस ही है।
जिस जिस चीज का वचन दिया, बराबर है, जिस चीज का वचन दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो पैसे क्या हो गए? प्रॉमिस ही हो गए। मैंने आपको बोला कि मैं आपको साड़ी देता हूँ, तो साड़ी क्या हो गई? प्रॉमिस ही हो गई। आपने मुझे पैसे दिए, तो पैसे क्या हो गए? प्रॉमिस ही। जो चीज देने का आदान प्रदान का एक माध्यम रहता, उसको क्या बोलते? प्रॉमिस ही। तो इसके अंदर मिस्ट्री क्या हो गई? एक प्रॉमिस ही हो गई, जिसको क्या करना था? ओके। What? Gordy is a promiser because he promised to send the Mongo to dance at the party. Gordy एक promiser है, उसने ये promise किया था कि Mongo को dance के लिए भेजूंगा. Misty is the promisee because she is on the benefit end of the promisee. That is the simplified explanation of the how two parties become the obligated to one another. तो Misty क्या है? Sorry. तो मांगो को डांस के लिए भेज रहा था, लेकिन मांगो डांस के लिए नहीं पहुंचा, तो ग्रॉडी ने क्या भेजा? मिस्टी को भेजा। तो मिस्ट्री इज द प्रोमिसी बिकॉज शी इज ऑन द बेनिफिटिंग एंड ऑफ द प्रोमिस। तो मिस्ट्री को भेजा मोंगो के बदले, तो मिस्ट्री को क्या मिलेगा वहां पे? शी इज अ प्रोमिसी, वो प्रोमिसी है, तो उसके उसके बदले में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। मेरे बेनिफिट किसकी चीज का मिलेगा? बताइए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही क्या आपको? श्याम सर। हाँ। मिस्ट्री को अगर वहां पे भेजा कॉन्ट्रैक्ट में, तो मिस्ट्री क्या हो गई? प्रॉमिस हो गई। उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? बेनिफिटिंग एंड ऑफ द प्रॉमिस। क्या मिलेगा उसको? प्रॉमिस का बेनिफिट। जो बेनिफिट तय किया गया था कि मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको घर दूंगा, मैं आपको बंगला दूंगा, आपको डांस करना है, तो वो उसके प्रॉमिस के बदले में उसको क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, दैट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू पार्टीज बिकम ऑब्लिगेटेड टू वन अदर। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, जिसमें दोनों भी पार्टीज क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेटेड रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। किसके लिए? प्रॉमिस निभाने के लिए। ओके। तो इसका कंसेप्ट क्या है प्रॉमिस का? A declaration that one will do or refrain from doing something specified। बहुत सिंपल है। एक प्रकार का डिक्लेरेशन है, जिसमें क्या होता है? वन विल डू, एक एक व्यक्ति करता है, और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग स्पेसिफाइड, एक व्यक्ति जिसमें काम करता है, और जिसके बदले में उस काम का जो नफा या उस काम का जो तोटा है या उस काम का जो कुछ भी फल है, वो क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। फ्रॉम डूइंग समथिंग स्पेसिफाइड। A legally binding declaration that gives the person to whom it is made a right to escape or to claim the performance or forbearance of a specified act। तो इसमें जो लीगली बाइंडिंग है, दोनों एक दूसरे के क्या ऊपर लीगली बाइंडिंग है? मैं आपके ऊपर अगर दावा ठोकता हूँ 1 करोड़ का, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ का दावा किया है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरा, साइन किया हुआ है ना? कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या किया हुआ है? साइन किया हुआ है। बिगर साइन के ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। एक्सेप्टेड होने के लिए क्या जरूरी है? साइन होना जरूरी है। जो साइन पे क्या होना चाहिए? दोनों के सॉरी, जो पेज पे क्या होना चाहिए? दोनों के जो प्रॉमिस है उसके क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाता हो जाएगा? एक्सेप्टेड हो जाएगा। अनलेस इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। A legally binding declaration that gives the person to whom it is made to right made a right to escape or claim the performance or forbearance of a specified act। तो ये जो पर्सन है, ये क्या होता है? उसमें डिक्लेयर होता है, जो उसके ऊपर क्या करता है? दावा ठोकता है कॉम्पेंसेशन के लिए। whom it is made a right to escape or to claim the performance or forbearance of a specified act। ठीक है। तो ये प्रॉमिस की डेफिनेशन ये समझ में है आपको? हम्म। प्रॉमिसची डेफिनेशन समजली तुम्हाला? हा पॉइंट कळाला? येस ऑर नॉट? कळाला सगळ्यांना? हो का नाही? हॅलो, समजलं का? येस ऑर नॉट? हा, तर श्याम सर, आता तुमच्याजवळ काही असतील काही, तर ते टाकता का आपल्या ह्याच्या ग्रुपला? पटपट ते टॉपिक, हा एक पेपर सॉल्व्ह करून टाकू आज. हम्म, हम्म, हम्म. कुठं?
मी काय म्हणतो, एवढं एवढं जे आहे, एवढा टॉपिक एका 2 घंट्यामध्ये संपत नाही. आपण एक एक प्रश्न जर पाहिलं, या प्रश्नातलेच अर्धे प्रश्न उद्याच्या पेपरला येतात पहा. कारण ते हा हा हे हे आपण पूर्ण नाही करू आता 1-2 घंट्यामध्ये. 11 वाजेपर्यंत काय होते, एक पेपर सॉल्व्ह होते आपला. 11च्या नंतर काय होईल मग, दोन झोपायचं, 4 वाजता 5 वाजता उठायचं, पुन्हा रिव्हिजन करायचं की पुन्हा ते मग 6 वाजता रेडी. असं असं आहे टायमिंग. चला, मायनस अग्रीमेंट टाकता का कोणी? मायनस अग्रीमेंट लवकर टाका. मायनस अग्रीमेंट टॉपिक. मायनस अग्रीमेंट. आता मायनर अग्रीमेंटचा मला टॉपिक सापडला, बुक्स मधून सापडला, ते मी थोडं रेफर करतो. आणि मग आपण काय करू, थोडं पुस्तकाचं, थोडं गुगलचं असं पण रेफर करू. फक्त तुम्ही लक्ष द्या. ओके. मायनर्स अग्रीमेंट. मायनर्स अग्रीमेंट. मायनर मायनर. हा, आता प्रॉमिस हा एक पॉइंट आपला. मायनर्स अग्रीमेंट कशाला म्हणायचं, सोपं आहे. मायनर म्हणजे अल्पवयीन आणि अग्रीमेंट म्हणजे करार. ज्या व्यक्तीसोबत करार होतो तो काय असला पाहिजे, अल्पवयीन असला पाहिजे. आणि तो अल्पवयीन असलेला करार हे काही गृहीत धरले जाते का? येस ऑर नॉट? एक पेपर आपला सॉल्व्ह झाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून आपण थोडं पटपट पटपट रिव्हिजन घेऊ. ओके, एक पेपर झाला पाहिजे, हे आपलं काय आजचं उद्दिष्ट आहे. हम्म? आहे का नाही संजय सर? 1-2 तासामध्ये एक पेपर झाला पाहिजे संजय सर. हा, सेंड करा, सेंड करा. चालेल. याच्यामध्ये त्या केसेस जे आहेत ना, त्या केसेस खूप ध्यानात ठेवावं लागतात सर. पागल होऊन जाते माणूस ते केसेस वाचून, ते रेफरन्स केसेस. कारण मनानं काही नाही, गोपाल वर्सेस हनुमान, हनुमान वर्सेस तुकाराम, असं तर आपल्याला करता येणार नाही ना. हा श्याम सर, बरोबर का नाही? हा, डाला क्या सर? हॅलो श्याम सर. हॅलो. बर बर बर, ठीक. नंतरचा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक तुम्ही काढून ठेवा. तुम्हाला नंतरचा टॉपिक दाखवतो मी. ते आपल्या याच्यावर आहे, LLB च्या याच्यावर आहे. ते बघता एकदा पहा, याच्यावर पाठवलेलं आहे मॅडम ना. हा पेपर नाही, सॉरी, हा पेपर आपण पाहतो. हा तर मायनर अग्रीमेंटच्या नंतर काय, प्रायव्हेटी ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट, वाईड अग्रीमेंट, हे काढून ठेवा पटपट. गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट, त्याचे फोटो काढून ठेवा. ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मन्स आणि टेंडर ऑफ परफॉर्मन्स, याच्यातले 4 पाहिजेत. आपण सर्व पाहून घेऊ. 4 पाहिजेत पण सर्व पाहून घेऊ, कारण याच्यातले उद्या येऊ शकतात. ठीक आहे. हा, चला आता मायनस अग्रीमेंट आपण पाहणार आहोत. समजलं शिवाजी सर? चला आता मायनस पाहणार आहोत. हा, बोला बोला. नाही, उद्या नाही, आपण कधी पण केलं चालते. 26 तारखेच्या अगोदरही केलं चालते, नाही केलं तरी चालते, काही विषय नाही. पण ते करा. 26 तारखेपर्यंत आहे ते सांगतात आपल्याला, 10 आणा 9 आणा, पण आपण या आठवड्यामध्ये देऊन टाकायचे 14 पर्यंत. ठीक आहे. तर पहा आता, आता बघा, कॅपॅसिटी ऑफ पार्टीज. कोणत्या पार्टीज कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतात? व्हॉट डू यू मीन बाय द कॅपॅसिटी टू कॉन्ट्रॅक्ट? कॅपॅसिटी टू कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय, याचं मिनिंग तुम्हाला माहित आहे का? अन इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट्स ऑफ द व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट इज दॅट अ कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टीज मस्ट बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रॅक्ट सेक्शन 10. सेक्शन 10 च्या नुसार ते कॉन्ट्रॅक्ट त्यांनी काय असले पाहिजे, ते त्यासाठी पात्र असले पाहिजेत. बरोबर आहे. सेक्शन 11 लेस डाऊन दॅट. सेक्शन 11 आपल्याला काय म्हणतो, every person is a competent to contract who is the age of the majority according to the law
to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from the contracting by any law to which he is subject. सेक्शन 11च्या नुसार प्रत्येक व्यक्ती हा कॉम्पेटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती हा कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. पण कोणता करू शकतो? हु इज ऑफ द एज ऑफ द मॅच्युरिटी. त्याचं एज ऑफ मॅच्युरिटी असेल 18 वर्षाचा असेल, बरोबर आहे. प्रौढ असेल, प्रौढ व्यक्ती काय करू शकतो? कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. अल्पवयीन व्यक्ती कॉन्ट्रॅक्ट करू शकत नाही. अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट अँड हु इज ऑफ साऊंड माइंड. जो साऊंड माइंड आहे म्हणजे जो कसा आहे? डोक्याने चांगला आहे. अनसाऊंड माइंड म्हणजे डोक्याने चांगला नाही, मंदबुद्धीचा, त्याला आपण वेडा म्हणू. साऊंड माइंड म्हणजे कसा? हुशार किंवा जो वेडा नाही, असा एक व्यक्ती कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. ओके. अँड इज नॉट डिस्क्वालिफाईड फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टिंग बाय एनी लॉ विच इज हिज सब्जेक्ट. आणि त्याला कायद्याने डिस्क्वालिफाईड केलं नाही पाहिजे. डिस्क्वालिफाईड म्हणजे त्याला अपात्र ठरवलं नाही पाहिजे कायद्याने. असा व्यक्ती काय करू शकतो? हु इज अ सब्जेक्ट असा व्यक्ती काय करू शकतो? कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. ज्या विषयामध्ये त्याला अपात्र ठरवलेला आहे त्या पात्रत्या व्यतिरिक्त प्रौढ व्यक्ती आणि जो व्यक्ती कसा आहे? साऊंड माइंड आहे म्हणजे जो चांगल्या बुद्धीचा आहे, जो वेडा नाही, तो व्यक्ती काय करू शकतो? कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. जस द फॉलोइंग पर्सन्स आर इनकॉम्पिटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट. तर खालचे काही व्यक्ती आहेत की जे काय इनकॉम्पिटंट आहे टू कॉन्ट्रॅक्ट. पहिला आहे मायनर्स. मायनर म्हणजे अल्पवयीन. पर्सन्स ऑफ द अनसाऊंड माइंड, जो वेडा आहे. ओके. पागल व्यक्ती अनसाऊंड माइंड करू शकत नाही. पर्सन डिस्क्वालिफाईड बाय लॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टिंग. असे व्यक्ती जे कायद्याने काय आहेत? अपात्र ठरवलेले आहेत. लॉ रिलेटिंग टू द मायनर्स अग्रीमेंट. आता मायनर्स अग्रीमेंटच्या संदर्भातले काही कायदे बघा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट 1875. 1875 च्या सेक्शन 3 नुसार, इंडियन मेजॉरिटी ऍक्ट 1875 च्या सेक्शन 3 नुसार, अ पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया हु इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज अ मायनर. भारताच्या रहिवासी असलेला कोणताही व्यक्ती जो 18 वर्षा आतील आहे तो काय ठरवला गेलेला आहे? मायनर म्हणजे अल्पवयीन ठरवला गेलेला आहे. अकॉर्डिंगली एव्हरी पर्सन हु हॅज completed the age of the 18 years become a major. ज्या व्यक्तीनं आपल्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली आहे तो व्यक्ती कसा झाला? मग मेजर झाला. आणि तो व्यक्ती काय करू शकतो? कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. बट मायनर्स ऑफ हुज पर्सन ऑर प्रॉपर्टी ऑर बोथ गार्डियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट अँड मायनर्स ऑफ द हुज प्रॉपर्टी superintendence has been assumed by the court of the wards attain majority at the age of 21 years. परंतु अल्पवयीन व्यक्ती जो 18 वर्ष आतील आहे अशा व्यक्तीची प्रॉपर्टी ही कोण सांभाळते? मग गार्डियन म्हणजे त्याचे पालक. जे गार्डियन जे अपॉइंटेड केलेले आहे कोर्टाने. समजा मुलगा असेल तर त्याचे गार्डियन कोण असेल? आई वडील असेल. मुलगा जर असेल अल्पवयीन असेल, त्याला आई वडील नसतील, दोन्ही वारले असतील, तर मग त्याचे जवळचं कोणी रक्ताचं नातं, त्याचे मामा, त्याचे काका, त्याची मावशी, त्याची आजी, जे कोणी असेल, पण जे कोण ठरवेल त्याचं कोर्ट, म्हणजे ज्या भागात जी घटना घडली त्याचं कोर्ट ठरवेल. बरोबर आहे. अँड मायनर्स ऑफ द हुज प्रॉपर्टी सुपरिटेंडन्स हॅज बीन अज्युम बाय द कोर्ट ऑफ द वार्ड्स अटेन द मेजॉरिटी ऍट द एज ऑफ 21. जो व्यक्ती 18 वर्षाचा आहे, जो कायद्याने ज्याला म्हणजे 18 वर्षाच्या आतील आहे, कायद्याने ज्याला हे बनवलेलं आहे, म्हणजे पालक दुसऱ्याचं त्याला पालकत्व दिलेलं आहे, दुसऱ्या व्यक्तीच्या तो याच्यामध्ये आहे, अंडर कस्टडी मध्ये आहे, तर त्या व्यक्तीचं 21 वर्षाचं वय होईपर्यंत त्याला कोणत्याही प्रकारचा त्याच्यामध्ये हे करता येणार नाही, डिसिजन घेता येणार नाही. तो व्यक्ती त्याचा की तो काय करू शकतो? मग संबंधित व्यक्तीसोबत करार करू शकतो. जो करार त्याने केलेला आहे, पण तोच करार तो 18 वर्षाच्या वर म्हणजे 21 वर्षाचा झाला तर तो काय करू शकतो? तो कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. ओके. तो अग्रीमेंट करू शकतो किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो, पण त्याचं वय किती असं झालं पाहिजे? 21 इयर्स. आता मायनस अग्रीमेंट म्हणजे काय आहे? सर समोरचं पेज पाठवा श्याम सर, याच्यानंतरचं भेजा क्या? व्हेरी गुड.
इसको बोलते स्टूडेंट. सब भेज दिए सर. व्हेरी गुड सर. श्याम सर आहेत का ऑनलाईन? हा, मायनस अग्रीमेंट बघा काय. द लॉ रिगार्डिंग मायनस अग्रीमेंट मे बी सम सब सॉरी मे बी सम अप हॅज अंडर. तर जे मायनर्स अग्रीमेंट आहेत, मायनर्स म्हणजे अल्पवयीनचा जो करार आहे, लॉ रिगार्डिंग मायनर्स अग्रीमेंट मे बी सम अप हॅज अंडर. तो मायनरचा जो अग्रीमेंट आहे तो खालच्या प्रकारे असला पाहिजे. कोणता? मायनर्स अग्रीमेंट कशाला म्हणायचं? खालच्या प्रकारच्या गोष्टीला काय म्हणतात? मायनर्स अग्रीमेंट म्हणतात. अँड अग्रीमेंट विथ द मायनर इज अ वाईड अप इनिशियो. बघा आता ही एक हे आहे, लॅटिन वर्ड आहे. अँड अग्रीमेंट विथ द मायनर इज अ वाईड ॲप इनिशियो. इनिशियो म्हणजे सुरुवातीलाच मायनर व्यक्तीसोबत केलेलं अग्रीमेंट हे वाईड आहे. वाईड म्हणजे वैध आहे. ओके. An agreement with a minor is absolutely void and inoperative. This rule was established by the Public Council in the famous case. 1 minute, something is coming. कौन गया था? Okay, sorry. देखो, what is that? The law regarding minors agreement may be some has a an agreement with a minor is a void issue. लहान मुलासोबत म्हणजे अल्पवयीन मुलासोबत केलेलं अग्रीमेंट हे सुरुवातीलाच काय आहे? वाईड आहे. An agreement with a minor is absolutely void and inoperative. This rule was established by the Privy Council in the famous case Mohori Bibi वर्सेस धर्मोदास घोष. ये एक केस है जिस केस में क्या हो गया था, माइनर के साथ एग्रीमेंट किया गया था. तो ये एग्रीमेंट कैसा है? शुरुआत में ही है, शुरुआत से ही ये एग्रीमेंट क्या है? वाइड है. तो नहीं दिख रही? अरे सबको दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? नहीं, ये तो चालू है, इधर स्क्रीन तो चालू है. जमील भाई आपको दिख रही है क्या स्क्रीन? जमील भाई स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो, दिसते का? नाही नाही दिसत का? 100% डाटा, 100% डाटा संपलेला आहे माझा. आता काय करा? 100% डाटा नहीं. मुझे अभी किसी का वाईफाई चुराना पड़ेगा. और को मत चुरा. आता हाँ? डाटा खत्म हो गया है. मैंने किसी का वाईफाई अभी. हाँ, आता दिसते का? आता दिसते का? एक मिनिट. आता मी वायफाय घेतला, वायफाय सेवा सुरू झाली आपली. आता दिसायलाच पाहिजे तुम्हाला. आता आता एक काम करा, पुन्हा मी चालू करून बंद करतो. हा, आता दिसते का? बघा. आला का नाही? बघा आता. आता जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आता आपण कंटिन्यू घेऊया. ओके. आता वाईट मायनस अग्रीमेंट म्हणजे काय? आता याच्यामध्ये काही रेफरन्स केस दिलेली आहे. ओके, इथं काय दिलेली आहे? रेफरन्स. ती रेफरन्स केस कोणती आहे बघा. हा, रेफरन्स केस आहे
an agreement with the minors is absolutely void and inoperative. This rule was established by the Privy Council in the famous case Mohri Bibi versus धर्मदास घोष. ये केस है. इस केस में सबसे पहले ये डिसीजन दिया गया था कि किसी भी माइनर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं है. इन दिस केस धर्मदास घोष अ माइनर मॉर्टेज हिज हाउस इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट. इसमें एक धर्मदास घोष नाम का एक लड़का था, वो माइनर है, वो अल्पविनय. इसने क्या किया था, हिज हाउस इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट. ओके, mortgage his house in the favor of the defendant Mohri Bibi to secure a loan of the 20,000. A part of this amount was actually advanced to him. नाही अरे आता येते का? येते ना आवाज? आवाज येते का? हाँ. तो देखो इसमें क्या हो गया था, मोहरी बीवी की केस, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में. इसमें धर्मदास घोष जो था वो माइनर था. उसने अपना घर दिया था मोहरी बीवी को 20,000 के रुपीज में. मॉर्गेज रखा था, मॉर्गेज मध्ये गहाण रखा था. ओके, और मोहरी बीवी ने क्या किए थे, उसको 20,000 रुपीज दिए थे. तो ये जो धर्मदास घोष है, इसके पेरेंट्स ने क्या किया, फिर मोहरी बीवी के ऊपर केस होगा कि आप ये छोटे बच्चे के साथ कैसे क्या व्यवहार किया और आपने कैसे क्या घर इसके लिया. A part of this amount was actually advanced to him. A part of this amount was actually advanced to him. Subsequently, धर्मदास घोष approach. फिर धर्मदास घोष कहाँ पे पहुंचा? जो धर्मदास घोष था वो कहाँ पे पहुंचा? देखो, धर्मदास घोष कहाँ पे पहुंचा? हाँ, कहाँ पे पहुंचा होगा? मंदिर में गया होगा क्या श्याम सर? Approach court for the cancellation of the mortgage since he was a minor. उसने ये कैंसलेशन करने को बोला कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मोहरा बीवी को, धर्मदास घोष वर्सेस मोहरा बीवी को, इस केस में मोहरा बीवी को व्हाट दिस मोहरी बीवी. यस. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसे पहले वाइड है, क्योंकि मैं माइनर था, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, है ना. मैं माइनर होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करूँ, सबसे पहले आप वाइड ठहराओ. It was held by the Privy Council that agreements with the minor are absolutely void and the money lender is not entitled even to repayment of the money lent. तो ये सबसे पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हुआ, ये एग्रीमेंट क्या हुआ गया, क्या हो गया माइनर के साथ, ये वाइड हो गया और मनी क्या कर दिया, उसको वापस करने को बोला. मनी लेंडर इज नॉट एंटाइटल इवन टू द रीपेमेंट ऑफ द मनी लेंड. ठीक है. तो वो जो मनी लेंड था, मतलब जो लोन लिया था, वो लोन फिर से क्या किया, उसको वापस करने के लिए बोला कि आप क्या करो, ये धर्मदास घोष को क्या करो, आप अपने 20,000 रुपीज जो दी थी वो क्या करो, आप फिर से लो और उसका घर उसको वापस दो. ठीक है. तो इस प्रकार से कोर्ट ने ये ठहराया. ठीक है. समझ में आपको ये माइनर का? हाँ. माइनर का बहुत बड़ा टाइप है. ठीक है, फास्ट पढ़ेंगे. चलो. No restitution. Restitution means the restoring, that is giving the back of the something to its proper owner. A minor cannot be directed to return benefits obtained under the void agreement because section 64 and 65 which deals with the restitution do not apply to a minor. अगर माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको क्या मिलना चाहिए, सॉरी, it cannot be directed to return benefit obtained under a void agreement because section 64 and 65 which is deal with the restitution do not apply to a minor. तो उसने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने उससे ये नहीं बोलना चाहिए कि आप क्या करो, इसके ऊपर मुझे बेनिफिट दो, सेक्शन 64 एंड 65 के तहत. ओके, नॉट अप्लाई टू माइनर. However, if the goods and the property which are still in the possession of the minor can be recovered from him, if so require,
if so require with the condition that it does not involve any personal liability of the minor. हेलो जमील भाई, हेलो जमील भाई, एक नेट रिचार्ज मारते क्या? नेट रिचार्ज मार सकते क्या? नेट रिचार्ज 30 रुपए का, नेट रिचार्ज मारो बरो 30 रुपए का नाइट का. हाँ देखो, नो restitution. Restitution means restoring, that is giving back of something to its proper owner. तो जो ओनर है उसको क्या करना चाहिए, उसने वापस देना चाहिए. Restitution means restoring, that is giving back of the something to its proper. A minor cannot be directed to return benefit obtained under a wide agreement because section 64 and 65 which deals with the restitution do not apply to minor. माइनर को ये अप्लाई नहीं है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ उसको बेनिफिट मिलना चाहिए या उसको कुछ उसका फायदा मिलना चाहिए, उसमें अप्लाई नहीं है. However, if the goods and the property which are still in the possession of a minor can be recovered from him, if so required, with the condition that it does not involve any personal liability of the minor. तो अगर कोई गुड्स, कोई माल या कोई प्रॉपर्टी अगर उसके पोजीशन में है, किसके? माइनर के पोजीशन में है, तो अ माइनर कैन बी रिकवर फ्रॉम हिम इफ सो रिक्वायर विद द कंडीशन दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर. तो ये जो कौन सी भी अगर पर्सनल लाइबिलिटी है इसमें माइनर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है? अल माइनर है, वो 18 साल के ऊपर है, उसको बैड डिसीजन गुड डिसीजन इसकी कुछ उसको माहिती नहीं है. तो जो कुछ भी उसके पोजीशन में जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर आगे वाली पार्टी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझे आपसे ये बेनिफिट मिलना चाहिए, आपसे वो बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा कोई अप्लाई नहीं कर सकता. However, under the Specified Relief Act 1963, the court may, however, in certain cases, while ordering for the cancellation of the instrument at the instance of the minor, require the minor plaintiff to make the compensation to the other party to the instrument. तो देखो अभी ये क्या है, हाउएवर अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, एक एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का एक एक्ट है जिसमें क्या हुआ, द कोर्ट में हाउएवर इन सर्टन केसेस व्हाइल ऑर्डरिंग फॉर द कैंसलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. तो कोर्ट क्या करता है, सबसे पहले ये ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोलता है, जो कुछ भी उसका एग्रीमेंट है वो सबसे पहले क्या करता है, कैंसिल करने के लिए बोलता है. एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर, रिक्वायर द माइनर प्लेंटिफ टू मेक द कॉम्पनसेशन टू अदर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट. और जो प्लेंटिफ है उसको क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है, ओके, टू द अदर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट. मतलब जिसके पार्टी के खिलाफ उसने अर्जी डाली, जैसे कि मैं माइनर हूँ, मैं 18 साल का हूँ, 18 साल से नीचे हूँ, तो मैं क्या करूंगा, प्लेंटिफ होगा, मैं क्या होगा, हो जाऊंगा प्लेंटिफ, क्योंकि मेरे ऊपर क्या हुआ, अन्याय हुआ. जिसके ऊपर अन्याय होता है, जो कोर्ट में केस डालता है, वो क्या हो गया, वादी. जिसके ऊपर डालता है वो क्या हो गया, प्रतिवादी. जो डालता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ. जो बचाव करता है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बोले डिफेंडेंट. बराबर ना श्याम सर? हाँ, उसको क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट. तो डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा प्लेंटिफ को, मतलब उसका नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी, ठीक है. Thus, the court will compel restitution by the minor when he is a plaintiff. For example, if a minor sells a house for 50,000 and later on a file suit to set aside the sale on the ground of the minority, he may be directed by the court to refund the purchase money received by him. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक माइनर है, उसने एक घर सेल किया, मतलब बेच डाला 50,000 में, and later on file a suit to set aside the sale on the 1 minute. If for example, if a minor sell a house of the 50,000 and later on file a suit to set aside the sale on the ground of the minority, he may directed by the court to refund the purchase money received by him. तो अगर एक माइनर है, उसने अगर एक घर बेच डाला 50,000 में, और दोनों के अंदर अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 50,000 में बेचता हूँ घर, ओके, आप क्या करो,
मैं आपको घर बेचता हूँ, आप मुझे 50,000 रुपये दो। तो ऐसा अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस सबसे पहले वाइड हो जाएगा, और इसमें जो कुछ भी मनी इसने ली है माइनर ने, वो मनी क्या करना पड़ देगा उसको, सॉरी रिफंड करना पड़ेगा, मतलब फिर से उसको वापस देना पड़ेगा, और वो घर जो है वो अपने ताबे में पोजीशन में लेना पड़ेगा। ये कौन डिसीजन करता लेता है? कोर्ट लेता है, क्योंकि जो माइनर है उसको सेल करने का कुछ भी अधिकार नहीं है, और जो कुछ भी वो सेल करेगा उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सभी वाइट ठहरेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो मनी है वो रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर को बेनिफिट मिल सकता है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर को बेनिफिट मिल सकता है। The court protect the rights of the minors. Accordingly, any contract which is of the some benefit to the minor and under which he is required to bear no obligation is void. In other words, a minor can be beneficiary, for example, a payee, an endorsee, or the promisee under a contract. Thus, money advanced by the minor can be recovered by him by a suit because he can take benefit under a contract. तो सब फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनर। जो कोर्ट जो है ना वो माइनर के क्या करता है, राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है, बराबर है। हाँ जमील भाई, वो किया क्या? हेलो जमील भाई, हेलो। नहीं माइक मेरे मोबाइल में, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, मैं अभी ये थोड़ा ये बंद करता हूँ। अभी मेरे को बैग जाना पड़ेगा, फिर उसका ये करना पड़ेगा। हाँ, आता येते का आवाज? आवाज, हाँ ठीक, थँक्यू जमील भाई। हाँ आता आवाज येते ना? हाँ ठीक, ठीक, रिचार्ज नव्हतं, डाटा संपला होता। हाँ, अनलिमिटेड डाटा। अच्छा, आज मेरा डाटा जरा जल्दी खत्म हो गया। आता आवाज येते ना? येस और नॉट? हाँ, स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? हाँ बघा, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया माइनर को, तो उसमें उसको क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। इन अदर वर्ड्स, अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, फॉर एग्जाम्पल अ पेई, एन इंडोर्सरी और द प्रोमिसी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। Thus money advanced by the minor, thus the money advanced by the minor can be recovered by him by a suit because he can take a benefit under the contract. अगर किसी माइनर ने अगर केस डाली कि मुझे इस पे बेनिफिट चाहिए क्योंकि मैं माइनर था, तो कोर्ट क्या बोलता, ठीक है इसको बेनिफिट दे दो क्योंकि ये माइनर था। बराबर 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 है ना? तो मनी एडवांस बाय द माइनर कैन बी रिकवर बाय हिम बाय अ सूट बिकॉज ही कैन टेक अ बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको जो कुछ भी उसका जो नुकसान होगा है वो रिकवर हो सकता है क्योंकि वो माइनर है, और जो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेनिफिट है वो उसको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है। नो रेटिफिकेशन, अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग अ nullity and void ab initio हैज नो एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ द लॉ। तो लॉ के इसमें वो जो एग्रीमेंट है वो क्या है, एकदम नलिटी है और एब इनिशियो है। ठीक है, नो एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ द लॉ, आईज और लॉ में इसको कोई भी अस्तित्व नहीं है। इट कैन बी रेटिफाइड बाय द माइनर, इट कैन बी रेटिफाइड बाय द माइनर on attaining the age of the majority for an agreement. Void ab initio cannot be made valid by subsequent ratification. तो जब तक वो मेजर नहीं होता, जब तक वो 18 साल का नहीं हो सकता, तब तक ये जो एग्रीमेंट है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एबनिशियो वाइट होगा। और उसको जब वो मेजर बनेगा, जब वो प्रोड बनेगा, तभी ये क्या कर सकता है, वो एग्रीमेंट कर सकता है, अलावा वो उसके अलावा वो नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि मोहिंद्र वर्सेस कैलाश की केस है। द रूल ऑफ द इस्टोपल द रूल ऑफ द इस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। जो इस्टोपल की जो रूल है वो माइनर के लिए अप्लाई नहीं है। अ माइनर इज नॉट ए स्टोपी फ्रॉम प्लीडिंग हिज इनफेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट, even if he has a enter even if ever sorry even if he has a enter into an agreement by falsely representing that he was full age. In other words, where and refund
where an infant represent fraudulently or otherwise that he is of the age of majority and thereby induces another to enter into a contract with him. Then, in an action founded on the contract, the infant is not a story from setting up infancy. बघा काय आता हे a minor is not stopped from pleading his infancy in order to avoid a contract. आता विचारत आहे इस्टोपी काय स्पेलिंग आहे त्याचं इस्टोपी इस्टोपी मतलब विभिन्न प्राकृतिक गुणधर्म पण समान रासायनिक गुणधर्म असणारे रासायनिक मूलद्रव्य इस्टोपी इस्टोपल ये तो आइसोटॉप हो गए आइसोटॉप अलग है एक मिनट स्पेलिंग क्या है इस्टोपी का ESTOPPL सॉरी ESTOPPL इस्टोपिल मिनिंग इस्टोपिल म्हणजे प्रतिबंधक कबुली प्रतिबंधक कबुली इस्टोपिल मतलब प्रतिबंधक कबुली द रूल ऑफ द इस्टोपल डज नॉट अप्लाय टू मायनर म्हणजे प्रतिबंधक कबुली किंवा मी मायनर होतो याच्यामुळे मला ते मी ते कॉन्ट्रॅक्ट केला मला काही समजलं नाही किंवा मी अल्पवयीन असल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट केला आणि त्यामुळे असे नुकसान झालं असे कोणत्याही प्रकारची प्रतिबंधक कबुली देण्याची गरज नाही कोणाला मायनरला that is a minor is not stopped from pleading his infancy in order to avoid a contract even if he has entered into an agreement by falsely representing that he was full of age अगर जो ये है मतलब जो माइनर है वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो सबसे पहले वो अवॉइड वाइड ठहर जाता है और उसमें उसको स्टूपिल किया जाता है मतलब प्रतिबंधक कबूली दी जाती है उसकी प्रतिबंधक कबूली देने का उसको कुछ भी जरूरत नहीं है ओके into an agreement by the falsely representing that he was a full age और ऐसे कुछ जरूरत नहीं है कि भाई मैं फुल नहीं था एज में मैं पूरा प्रोड नहीं था मैं पूरा 18 साल के ऊपर नहीं था जिसके कारण मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो वाइड होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं थी मैं इसके अंदर फॉल्सली आया हुआ ऐसा कुछ भी उसको देने की जरूरत नहीं उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है इन अदर वर्ड्स वेयर एंड infant represent the fraudulently or otherwise that he is the age of the majority and thereby induces another to enter into a contract with him then in an action founded on the contract the infant is not stopped from setting up infancy estoppel means that if a person cause another person to believe a thing to be a true and to act upon such a belief then he will not allow to deny the truth of that thing तो इस्टॉपिल मतलब क्या होता है अगर किसी ने आपको बोला ये काम करने का है तो आपका उसके अगर ऊपर अगर भरोसा है उसके ऊपर अगर भरोसा है अ थिंग टू बी ट्रू और वो जो चीज है वो खरी है मतलब जो चीज है वो सत्य है एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ देन ही विल नॉट अलाउ टू डिनी द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग तो उसको परमिशन नहीं दी गई है ये जो सत्य है ये जो घटना है वो सत्य करने के लिए मतलब ऐसी कुछ जरूर नहीं है माइनर को आप क्या करो ये घटना जो घटी है उसकी सच्चाई बताओ ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं है किसको माइनर को but even anything is a traceable in the hands of the minor out of the proceeds of the contract made by fraudulently representing that he was full age the court may direct the minor to restore that thing to the other party an equitable consideration for the minors can have no privileges to cheat man तो अगर किसी ने अगर फ्रॉडुलेंटली उसको उसके अंदर रिप्रेजेंट किया है वो माइनर होते हुए तो उसको कुछ भी जरूरत नहीं है वो बताने की द कोर्ट में डायरेक्ट द माइनर टू रिस्टोर दैट थिंग टू द अदर पार्टी और उसको कोर्ट क्या करता है माइनर को भी क्या करता है रिस्टोर करने के लिए हेल्प करता है एन इक्विटेबल कंसिडरेशन फॉर द माइनर्स कैन हैव नो प्रिविलेजेस टू चिट मैन माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी माइनर की क्या लाइबिलिटी है देखो द केस ऑफ द नेसेसिटी सप्लाई टू अ माइनर इज गवर्न बाय
सेक्शन 68 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच प्रोवाइड दैट इफ अ पर्सन, सेक्शन 68 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार माइनर्स की क्या, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, नेसेसरीज के लिए उसकी क्या लाइबिलिटी पात्रता है, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो द केस ऑफ द नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर्स इज गवर्न बाय द सेक्शन 68 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऍक्ट विच प्रोव्हाइड दॅट इफ अ पर्सन 68च्या कॉन्ट्रॅक्टच्या कायद्यानुसार, नियमानुसार प्रोवाइड्स केला गेला है। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कैपेबल है, इनकेपेबल है मतलब वो आ नहीं सकता है किसमें, इनटू अ सप्लाई, इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर वो आ नहीं सकता तो, और anyone whom he is legally bound to support is supplied by the another person with the necessaries suited to his condition in life. Person with the in life, person who has furnished with of such supplies is entitled to reimburse from the property of such a incapable person. अभी यहाँ पे टॉपिक थोड़ा कठिन है लेकिन ये समझ सकता है। द केस ऑफ द नेसेसिटीज सप्लाइड टू अ माइनर्स गवर्न बाय द सेक्शन 60 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड दैट सेक्शन 68 च्या कॉन्ट्रॅक्टच्या अध्ययनानुसार इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई व्यक्ति इनकेपेबल है, असक्षम है किसमें आने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए अगर वो असक्षम है, और एनी वन होम इज लीगली बाउंडेड टू सपोर्ट, अगर किसी के साथ उसका लीगली बाउंड हो गया है, is supplied by another person with the necessaries suited to his condition in life, अगर वो लाइफ में के कंडीशन के लिए अगर वो क्या करता है, कुछ सप्लाई करता है, ओके, नेसेसरी सप्लाई करता है। अ पर्सन हु हैज फर्निश, ऐसा व्यक्ति जो फर्निश होए विथ अ सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। तो वो क्या है, पूरा कैपेबल है किसके लिए, प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन के लिए। तीसरा क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसका कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना चाहिए। सिंस एन एग्रीमेंट बाय द माइनर इज एब्सोल्युटली वाइड, जो एग्रीमेंट वो माइनर करता है वो सबसे पहले क्या है, वाइड है, वैध है। द कोर्ट विल नेवर डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट बाय हिम, तो कोर्ट को जरूरत नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने के लिए इस एग्रीमेंट के ऊपर। माइनर पार्टनर, माइनर का कौन सा पार्टनर है, माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, but under section 30 of the Indian Partition Act he can be admitted to the benefits of the partnership by an agreement executed by his guardian on his behalf with the consent of all the parties। तो जो माइनर है ये इनकॉम्पिटेंट है किसके लिए, टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, एंड कैन नॉट बी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है। बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 30 के इंडियन पार्टीशन एक्ट के अनुसार ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, वो बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप में क्या हो सकता है, एडमिटेड हो सकता है अगर by an agreement executed by his guardian on his behalf with the consent of all parties, अगर उसका जो गार्डियन है, उसका जो पालक है, उसने अगर उसका एग्जीक्यूटेड किया एग्रीमेंट तो क्या है, उसके अंदर एडमिटेड हो सकता है, उसके पालक ने अगर उसको एग्रीमेंट के लिए एग्जीक्यूटेड किया तो, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, और सभी पार्टीज के इच्छा के अनुसार। माइनर एग्रीमेंट, माइनर एजेंट बोलेंगे, अ माइनर कैन बी एन एजेंट, सेक्शन 184, माइनर एक प्रकार का एजेंट भी हो सकता है सेक्शन 184 के अनुसार। ही शाल बी बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट्स, वो बाइंड है किससे, ही शैल बाइंड अ प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट्स डन इन द कोर्स ऑफ सच एन एजेंसी, इस प्रकार के एजेंसी में वो क्या है, बाइंड है, बाइंड मतलब बंद हुआ है, ठीक है। बट ही कैन नॉट बी हेल्ड द पर्सनली लाइबल फॉर निग्लिजेंस, लेकिन वो किसी ने अगर निग्लिजेंस किया तो इसके लिए वो क्या है, नहीं है, हेल्ड नहीं है, उसको उसको कुछ भी अधिकार नहीं दिए। और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई अगर व्यक्ति अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है या निग्लिजेंस करता है तो उसको कुछ भी ये करने की पर्सनली जरूरत नहीं है। Thus, in appointing a minor as an agent, the principal runs a great risk। अगर किसी माइनर्स को एग्रीमेंट अपॉइंटेड करना है तो वो प्रिंसिपल क्या है, उसका ग्रेट रिस्क होता है। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, माइनर और इंसॉल्वेंसी क्या है,
A minor cannot be a minor cannot be educated adjudicated and insolvent. Adjudicated मतलब क्या होता है? Anybody from the class? Adjudicated मालूम है? Adjudicated मतलब क्या होता है? हेलो, श्याम सर आहेत का ऑनलाइन? एड सॉरी adjudicated. हाँ, adjudicate मतलब क्या होता है? निर्णय, निवाडा किंवा फैसला करणे, अधिकृत निर्णय किंवा निकाल करणे. Adjudicated म्हणजे अधिकृत निर्णय घोषित करणे. हाँ, he shall bind the principle of his acts done in the course of such an agency. वो क्या कर सकता है? उसके principles bind कर सकता है. किसके साथ? वो in the course of the such agency के साथ वो bind कर सकता है. But he cannot be held personally liable for negligence. लेकिन वो personally liable नहीं हो सकता है. किसके लिए? नेग्लिजेंस के लिए. और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं कर सकता है. दस इन अपॉइंटिंग अ माइनर एज एजेंट द प्रिंसिपल रन्स अ ग्रेट रिस्क. अगर माइनर्स का कुछ एजेंट अपने को अगर नियुक्त करना है तो प्रिंसिपल को क्या लेना पड़ेगा? ग्रेट रिस्क लेना पड़ेगा. ठीक है. माइनर एंड इंसॉल्वेंसी. माइनर और इंसॉल्वेंसी क्या है? अ माइनर कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड एंड इंसॉल्वेंट. कोई भी जो माइनर है वो एडजुडिकेटेड नहीं हो सकता. किसके साथ? इंसॉल्वेंट के साथ. फॉर ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिबेट्स. अ माइनर कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड. माइनर एडजुडिकेटेड नहीं हुआ तो भी कुछ हरकत नहीं है. एंड इंसॉल्वेंट फॉर ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिबेट्स. लेकिन वो इनकेपेबल होना चाहिए. किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टिंग डिबेट्स के लिए. इवन फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम. उसके कुछ जो नेसेसरी है उसको सप्लाई करना बहुत जरूरी है. ही इज नॉट पर्सनली लाइबल, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल. वो पर्सनली लाइबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वहां पे? लाइबल है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसका? पट पढ़ेंगे हम. जल्दी 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 पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं अपने पास. नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइए? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? हॅलो, आवाज येते का? हाँ. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मतलब क्वेश्चन कौन सा है? ऐसे मैं बोल रहा हूँ. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइनर्स एग्रीमेंट के बाद बताइए. नेक्स्ट इज अ माइनर्स एग्रीमेंट हो गया. प्राइवेटी ऑफ द प्राइवेटी ऑफ प्राइवेसी प्राइवेटी कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट. यस, यस, ओके. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट? ओके. प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पे. वाइड कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद का टॉपिक सेंड करो सर. सभी पढ़ेंगे हम क्योंकि उसमें से कुछ भी आ सकता है ना? साथ में से कुछ भी आ सकता है. सभी शॉर्ट नोट्स हम पढ़ेंगे. ओके. हाँ. नेक्स्ट इज अ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत बड़ा टॉपिक है प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Privacy of the contract means what? A stranger to a consideration. A stranger to a consideration can sue, but a stranger to a contract cannot be sue upon it. Because fully and the state exceptions if any. A stranger is a consideration. Stranger means what? Anybody from the class? Stranger means
येतो